So in the morning session, we discussed about the magnetic field due to circular arc और उसके कुछ क्वेश्चंस पे. अब इस चैप्टर के ना सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं बच्चों. अनन्या, आयुष, ठीक है. और एक असाइनमेंट टाइप भेजूंगा मैं, ठीक है. उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा विद इन ए डे और टू, और उसके बाद में उसको डिस्कस कीजिएगा. उसमें केवल वो क्वेश्चंस हैं जैसे अभी क्वेश्चंस हम फर्स्ट पीरियड में कर रहे थे, ठीक है. अब आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक. देखो एक बात तो श्योर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, वो किसी ना किसी मूविंग चार्ज या करंट से प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर आती है नई सिचुएशन जिसको हम कहते हैं व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves in a magnetic field moves in magnetic field. तो अब मैग्नेटिक फील्ड पहले से है बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, then it experience a force whose direction is always perpendicular to direction of magnetic field and direction of motion. एक बार फिर देखो क्या कहा मैंने. आई सेड यू व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, तो मान लीजिए चार्ज पार्टिकल क्यों हो गया, मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ बी है, मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. यानी कि आपने वेलोसिटी मानी है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, मैग्नेटिक फील्ड लिया है आपने जेड एक्सिस के पॉजिटिव में, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, और डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि वेलोसिटी के. इस बात का मतलब अगर ये एक्स एक्सिस में, ये के एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, ये जो है ये फोर्स की डायरेक्शन होगी. कामरान जी ये इस वीक में आपका पहला लेक्चर है. यस सर. इतनी छुट्टियां मत लिया कीजिए, ये सब कुछ सिलेबस में है. इस बार यूनिट टेस्ट में बेटा ये सब आएगा. ओके सर. ओके. तो ये जो है दिस इज द फोर्स. तो हमने कहा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड,
एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। बड़ी मजेदार सी बात है। तो इस पे फोर्स लगा, जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू मोशन एंड परपेंडिकुलर टू फील्ड, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज क्लियर? इसके फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एंड फोर्स इज गिवन बाय, ये जो फोर्स होता है ना, F इक्वल टू Q, और ये आएगा V क्रॉस B। देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का बड़ा भरपूर यूज हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला आएगा। आप देख सकते हो, मैंने आपसे कहा कि मैंने वेलोसिटी जो ली है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में, मैं यहां लिख के देता हूं आपको। वेलोसिटी ध्यान रखिएगा फर्स्ट वेक्टर है, आई हो गया, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वेक्टर है, ये मैंने कहा लिया है, ये मैंने लिया है जेड एक्सिस के पॉजिटिव में, यानी कि ठीक, सॉरी, आई क्रॉस के। आप देख सकते हैं, अब जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा। एम आई क्लियर? क्यों? क्योंकि आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे। अगर ये माइनस चार्ज हुआ तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि फोर्स चला गया पॉजिटिव में। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फोर्स हो जाएगा माइनस जे में, यानी कि वाई एक्सिस के नेगेटिव। गॉट इट? तो आप क्या करते हो ना, हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को ये जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूप से सॉल्व करते हो, ठीक है? तो हियर आई एम मेंशनिंग if the charge is plus q, अगर चार्ज प्लस q होगा देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be in negative y axis, ठीक है? ये अब अगर आप गौर से देखें तो आपने फोर्स के बारे में बात करी, अब आपने फोर्स के बारे में बात करी, अगर ये फोर्स है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड है। अगर मैं यहां पर आपसे कह दूं कि वेलोसिटी जीरो कर दी जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, नोट पॉइंट नंबर 1 बना रहा हूं, यहीं से बहुत सारे रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चंस बन जाएंगे। नोट पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड exerts force on only moving charge। पहली बात तो मेरे इस बार के अब जो सीन आया वो क्या है, अब जो डिस्कशन चल रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपने पिछले दो टॉपिक में पढ़ा कि हाउ टू प्रोड्यूस मैग्नेट। नाउ यू आर सेइंग दैट ऑलरेडी अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब ये कैसे प्रोड्यूस हुआ इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये स्ट्रेट वायर का हो सकता है, ये सर्कुलर कॉइल का हो सकता है, ये सोलेनोइड का हो सकता है, ये टॉरॉइड का हो सकता है, ये किसी भी वजह से फील्ड आ गया, आपने उस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल को फ्लो करा दिया। सर चार्ज पार्टिकल का फ्लो होना इट मींस यहाँ पे करंट होना, करंट होना इट मींस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होना, तो एक ही रीजन में दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। तो आपको मालूम है अगर दो फील्ड होंगे तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वो जो फोर्स होता है एफ, वो परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, यानी कि हमेशा फोर्स के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और नंबर 2, जो फील्ड पहले से प्रोड्यूस है, ठीक है, उस फील्ड की स्पीड के परपेंडिकुलर होगा। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब अगर ये फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर चला गया तो डेफिनेटली ये क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर हम इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लेंगे। अगर मैं मान के चलूं कि इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट में हो दैट इज नो फोर्स is experienced by any charge
which is in rest in magnetic field, केवल उस पे लगेगा जो मोशन में है, पहली बात। सेकंड, अगर गौर से देखें, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। अगर मैं इसका स्केलर बनाऊंगा, तो ए क्रॉस बी, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ये ठीक है ना? ये होता है ए क्रॉस बी। अगर ये ए क्रॉस बी है तो इसका मॉड क्या होगा बच्चों? मॉड होता है इसका ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब क्योंकि आपने स्केलर बना दिया तो यूनिट वेक्टर एन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड 1 था, ऐसे हटा दी, इसके बदले 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये जनरल एक्सप्रेशन है, यानी कि साइन थीटा, सॉरी 90 बाद में लिखूंगा मैं, ये कोई भी एंगल हो सकता है। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर बी। ठीक है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, जैसा मैंने आपसे कहा, तो सर फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, F इक्वल टू डी क्यू। और अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, अगर साइन 0 की बात करी जाए, तो F क्या हो जाएगा? 0, यानी कि फोर्स की वैल्यू 0। तो पार्टिकल मोशन में है, बट इफ अ पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल मूव करता है, is moving in same direction of field, अगर वो सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मूव करे, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन नो फोर्स, सॉरी, then no force will act on it। तो फोर्स लगने की ना लगने की दो कंडीशन, नंबर 1 पार्टिकल का रेस्ट में होना, नंबर 2 पार्टिकल का थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर फ्लो करना। अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है, तो इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी हो, 180 के अलावा कोई भी हो, पैरेलल एंटी पैरेलल में आ जाए, फोर्स लगेगा। नंबर 2 पार्टिकल फील्ड में मूव करे, क्योंकि मूविंग पार्टिकल ही फील्ड बनाएगा, रेस्ट वाला पार्टिकल कभी भी फील्ड नहीं बना सकता। अच्छा भैया, मुझे एक छोटी सी बात है कि ये जो फोर्स है ना, राघव जी ध्यान से सुनिएगा, ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। कोई भी एक बच्चा मुझे ये बताओ, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो हाउ मच इज द वर्क डन बाय द एनीवन? गलत और सही की चिंता मत करना बेटा, देखो अपन सीखेंगे तो ही आगे जाएंगे, तो गलती की स्कोप मत करना, गलती मेरे सामने हो बहुत बढ़िया है। सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इस बात का मतलब समझे, दैट इज फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, एनीवन? मानसी, अनन्या, अगर फोर्स फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा आकाश जी? देन W इक्वल टू होता है बेटा FD cos थीटा। थीटा हो गया 90 डिग्री, तो FD cos 90, मेरे बच्चों ये हो गया 0। इट मीन सो नो वर्क इज डन बाय फील्ड। फील्ड कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। ऑन मूविंग चार्ज।
मूविंग चार्ज पर कोई फील्ड नहीं होगा, कोई वर्क नहीं करेगा फील्ड के द्वारा, कोई फील्ड नहीं होगा मूविंग चार्ज पे। नंबर 4 पॉइंट, सिंस work done is zero from work energy theorem, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि W इक्वल टू आप लिखते हो K फाइनल माइनस K इनिशियल। सिंस W इक्वल टू 0 है, सो K फाइनल माइनस K इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो K फाइनल इक्वल टू हो जाएगा K इनिशियल। आप मतलब समझे, बड़ी मजेदार सी बात आ गई। हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वी इनिशियल, ये कैंसिल हो गया। यानी कि वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल, नो चेंज इन स्पीड। लेकिन आप कह रहे हो कि सर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लग रहा है, ये वाली बात बाकी, लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा, वेलोसिटी से नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स देखो दो काम करता है, या तो फोर्स पार्टिकल में एक्सीलरेशन ले आए, और अगर एक्सीलरेशन नहीं ला पाया तो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। आपने एक और बात पढ़ी होगी, हल्का सा मैं उस बात को लेकर चलता हूँ माइन्यूट सा, कि अगर कभी भी वर्क डन ऑन ए पार्टिकल 0 हो गया या फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर हो गया, तो पार्टिकल नेसेसरी सर्कुलर पाथ में चला जाता है। इट मींस नंबर 5 पॉइंट पे लेके चलो, नंबर 5 पॉइंट पे, सिंस force is acting perpendicular to motion, फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू मोशन, एंड वर्क डन इज 0, और वर्क डन क्या है, 0 है। ठीक, इट मींस particle will be moved in circular path in center। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल याद दिलाऊं तो ना, आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक पाथ में घूम रहा है। आप कहते हो सर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये एफ हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। जनाब अगर गौर से देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो इस बात का मतलब वर्क डन 0, पहली बात फील्ड कंजर्वेटिव होने की वजह से भी, और डिस्प्लेसमेंट 0 है। नंबर 2, ये सर्कुलर मोशन है। इस बात को हमेशा याद रखें, अगर कभी भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगने लगा, इस बात का मतलब वो जगह पर पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा, एक बार पूरी बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आपसे कहा कि लास्ट पार्ट में हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन का मेथड। हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाना सीखा किससे, लॉन्ग वायर से, एक सर्कुलर कॉइल से, सोलेनॉइड से, टॉरॉइड से। ठीक है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ मिल गया। हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है मालूम पड़ा कि व्हेनेवर द करंट इज फ्लोइंग देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। हमने क्या कर दिया, कहीं पर एक वायर से या कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और वहां पर क्या कर दिया, कहीं पर एक +q चार्ज या -q चार्ज को उसके अंदर प्रोजेक्ट किया। और कैसे प्रोजेक्ट किया, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। तो जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे ना, जब इसको हम फील्ड के अंदर भेजेंगे, तो अब
पहले से एक फील्ड बना हुआ था, दूसरा ये पार्टिकल मोशन में है तो इसकी वजह से करंट आ गया, करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी कि इस जगह पर दो फील्ड हो गए। अगर ये दो फील्ड होंगे तो ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, आज के डे पे हम इतनी जो बात कर रहे हैं, कल के डे पे ये प्रूव करके देंगे कि फोर्स अट्रैक्शन का कब होगा और रिपल्शन का कब होगा। ठीक, तो अभी हम केवल इतना जान के चल रहे हैं कि फोर्स लग रहे हैं, हमें मालूम पड़ गया ये जो फोर्स है सर, ये फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। यानी कि यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है ना, वो 3D प्लेन में चल रहा है। मैंने इस फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। ये v जो है ये वेलोसिटी है, और ये जो v है ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आप दो चीजें लगा सकते हैं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर एक और लॉ लिख रहा हूँ। ठीक है, डिजाइन बना के लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग उसे कम इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी कि ऐसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, इफ वी स्ट्रेच our two fingers and thumb perpendicular, our first two fingers perpendicular to each other। अगर मैं अपनी पहली दोनों उंगलियां और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करूं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, एंड इफ इंडेक्स फिंगर represent direction of magnetic field and middle finger represents direction of करंट। अब ध्यान रखना करंट क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो करंट उसके सेम डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज हुआ मोशन करता हुआ तो उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो आप अभी जो फॉर्मूला है उसमें वेलोसिटी है, तो आप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग में बात करोगे, अगर पॉजिटिव है ठीक है तो करंट उसी डायरेक्शन में जा रही होगी जो वेलोसिटी है, और अगर नेगेटिव है तो करंट क्या होगी, मोशन के अपोजिट चलेगी। ठीक है, represent the direction of current, then thumb will represent direction of magnetic force experienced by the charge। ये क्या हो गया, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इंडेक्स फिंगर दे रही है तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये वाली कैसे करके रखा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो एक्स वाई जेड मान के चल सकते हो, ये 3D प्लेन की बात है। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है मेरे बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मोमेंट चार्ज। आप दोनों में से कोई भी रूल लगा लीजिए, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो किसी भी तरह से देखा जाए, अब मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये वाला चार्ज +2 था, यानी कि +2 ये था, ये अगर +2 इधर जा गया है तो इंडेक्स, तो मिडिल फिंगर मेरी ये है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस में, आप देख सकते हो मैंने इसको इधर कर दिया। थंब की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होगी, जैसे कि मैंने ये निकाला था -j, यानी कि -y एक्सिस में जा रहा है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी बात समझ में आई? अरीबा, यस अनन्या, मानसी, राघव, यस ठीक है, आकाश, यस सर। आमरान, यस सर। ठीक है। तो ये जो है ना, ये फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने बातें लिखी, नंबर 1, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी कि परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस बात का मतलब वर्क डन 0 हो गया। तो किसी भी तरह का कंडीशन हो, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी मूव करेगा तो वर्क डन 0 रहेगा। अगर वर्क डन 0 होता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इट मींस यहां पर आप एक नई बात लिख सकते हो, क्या, नो एक्सेलरेशन is produced due to मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल में कभी भी, और यहाँ पे एक और बात मैंने लिखी है यहाँ, ठीक है, टेंजेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। तीसरी बात ये कि अगर पार्टिकल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो 101% पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। ठीक, अब अगर मैं इसी बात को बॉटम मानकर चलूं और क्या बनाता हूँ, छोटा सा टॉपिक लेके चलूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, एक है और मेरे नेक्स्ट क्लास के लिए वैसे यूज करूँ। आप लोग इतना नोट करना चाहेंगे या मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूं? सब बाद में नोट कर लेंगे। ठीक, मोशन ऑफ चार्ज particle in uniform magnetic field. Let us consider a charge +q is moving with velocity v perpendicular, moving with velocity v perpendicular to direction of uniform magnetic field. हमने मान लिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is inward to plane of wave. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द वेव। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि इनवर्ड वाला कोई भी वेक्टर क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए ये एक जगह है जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर, दिस इज +2 चार्ज।
v वेलोसिटी से m। जब ये पार्टिकल फील्ड के अंदर आएगा तो इस पे फोर्स लगेगा। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तो जिस तरफ ये जाएगा उसी तरफ करंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड हो गया इंडेक्स फिंगर, और ये थंब हो गया, यानी कि इसके ऊपर जैसी फील्ड में आएगा इसके ऊपर फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये सीधा नहीं चल सकता, क्यों? क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, इसका पाथ कर्व हो जाएगा। अगर यहां पहुंचेगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये बना, आपकी से जो फोर्स लगेगा है ना, अब जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। अब इसका पाथ हल्के हल्के कर्व होता जाएगा। बच्चों मैंने डायरेक्ट बना दिया क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बोल दिया है। इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? ये यही वाला फोर्स है जिसकी बात मैं यहां। अब आप अगर गौर से देखो कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर जाए तो उसे मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एज particle enter to field, it experience a magnetic force। और वो क्या होता है? F equal to BQ। Due to this force, particle moves in circular path। So required centripetal force for the revolution is given by magnetic force। ये मैग्नेटिक फोर्स से बनता है, दैट इज BQV इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सर mv स्क्वायर अपॉन r क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक टर्म वेलोसिटी से कैंसिल हो गया, r क्या हो गया? mv अपॉन v। What this r stand for here? ये r जो होगी, ये जो r होगी इस सर्किल की रेडियस। Here r is the radius of circle in which particle is moving, जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर? ये रेडियस का फंक्शन हो गया। अगर आप इस रेडियस को देखते हैं, यहां पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिलेगी। आर जरा गौर से देखें, प्रोपोर्शन टू m into v। आप जानते हैं m into v को ना अपन लोग मोमेंटम बोलते हैं। दिस इज मोमेंटम, यानी कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा पार्टिकल की रेडियस उतनी बढ़ेगी। एक बार फिर देखते हैं मैंने क्या कहा, मैं फिर से बताता हूँ। हमने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल, लेट अस कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग टू ए मैग्नेटिक फील्ड। बेटा लाल ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉसवर्ड है यानी कि इनवर्ड हो गया। मैंने इस जगह पर यूनिफॉर्म फील्ड माना है, इसलिए मैंने सब जगह पर क्रॉस यूनिफॉर्मली माना। इसमें चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू एंटर कर रहा है। अब आप देख सकते हो चार्ज इधर आ रहा है, ये 11:20 पे होगा, लिमिट वाले अभी से क्यों आ रहा है? ये प्लस क्यू जो है जब ये फील्ड में एंटर करेगा, फील्ड इनवर्ट है। आपने क्या करा? सबसे आसान तरीका, आपने मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के प्लेन के इनवर्ट जा रहा है या मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जा रहा है, करंट राइट हैंड साइड में जा रहा है इस वाली फिंगर से, तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ, यानी कि पार्टिकल क्या करेगा? ऊपर की तरफ देखेगा। अब अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए फील्ड एब्सेंट हो जाता है तो ये शायद स्ट्रेट चला जाता, लेकिन फील्ड प्रेजेंट है तो फोर्स एक बार इधर लग गया, एक बार फोर्स इधर लग गया, एक बार फोर्स इधर लग गया। आप देख सकते हो इन सारे फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल बन रही है।
ये सेंटर पर आ रहे हैं, इसीलिए इन फोर्सेस का नाम जो रखा गया बच्चों वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अगर चार्ज पार्टिकल, यहां मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बात होता है इसका, अगर परपेंडिकुलर जाए तो पाथ इज पैराबोलिक। अगर कभी भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो उसका पाथ होता है पैराबोलिक, और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाता है तो उसका पाथ सर्कुलर। ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो ठीक है, ये जो था ना ये वाला, ये मैं आपको याद दिला दूं एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने ये वाला पार्ट प्रूव किया, ठीक है, करके देख लीजिएगा एक बार, कोई डाउट आए तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। तो आर प्रोपोर्शन टू एम इनटू वी मोमेंटम, और आप इसे ये भी कह सकते हो आर प्रोपोर्शन टू वी, सॉरी, यानी कि जो रेडियस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी बड़ी रेडियस, नंबर वन। नंबर टू आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड रेडियस विल बी स्मॉल, ठीक। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डेंस फील्ड बना देता तो इसकी रेडियस इससे छोटी हो जाती, इसके रेरिफाइड फील्ड कर देता उसकी रेडियस क्या होती, बड़ी हो जाती। नंबर थ्री, आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है तो दोनों की रेडियस भी सेम है, फर्क क्या पड़ेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहीं पे -2 चार्ज होता है मेरे बच्चों, मान लीजिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपकी शायद समझ में आ गया, नहीं आया हो तो एक बार बता दीजिएगा प्लीज। ये नेगेटिव चार्ज की है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो आप देख सकते हो ये आपने ऑब्टेन किया। अब अगर यहां पर मैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करूं, टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है डिस्टेंस covered in one revolution upon velocity. That is, we can say t equal to 2 pi r upon v. ये जनरल इक्वेशन होगी टाइम पीरियड, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 pi upon v ऐसे ही रखें और r की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें mov upon v, तो t का जो फॉर्मूला बनता है hence time period of revolution of charge particle in magnetic field is independent of velocity. Got it? इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा बोर्ड के एग्जाम में कई बार यही लाइन क्वेश्चन बनता है, ठीक है बच्चों, क्लियर, दिस इज अबाउट टू ओवर, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो देन टुमारो मॉर्निंग अगेन यू कैन डिस्कस दिस कंप्लीट टॉपिक,
इस बात में हेजिटेट मत करना कि ये टॉपिक कैसे हो रहा है, एक बार फिर डिस्कस कर लीजिएगा, अभी पढ़कर देख लीजिएगा। ओके, राघव, अनन्या, मानसी, कामरान, Yes, sir. ठीक है बेटा? यस Yes, sir. तो बाय बाय, टाटा, सी यू, कल मिलते हैं।